हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इसके बारे में कभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में हम यूज तब करते हैं जब हम प्रीपोजिशन की हेल्प से दो वर्ड्स को कनेक्ट करना चाहते हो, तब इसका यूज किया जाता है। तुम बताते रहना, ठीक है। क्या बच्चा क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम टॉपिक प्रीपोजिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैं थोड़ी इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि हम बात क्या करने वाले हैं इसमें। देखिए जरा, टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन, डेफिनेशन समझिए। लिखा हमने कि इट इज अ वर्ड विच relates relates a noun and a pronoun with the other words of this sentence। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो क्या करता है, ये क्या करता है, अपने बाद जो नाउन प्रोनाउन लिखा होता है ना, उसको ये रिलेट करता है अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है सेंटेंस के दूसरे वर्ड से। दोबारा सुनिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक सेंटेंस में क्या करता है, अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। अब दूसरे वर्ड क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस के जो दूसरे वर्ड्स हैं ना, वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। कभी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कभी वर्ब भी हो सकते हैं। तो उनसे रिलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इन चीजों को सेंटेंस में प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेगा सिंपल सा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव दे हैव कम फ्रॉम दे हैव कम फ्रॉम शिमला। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा। एक सेंटेंस हमने और लिखा, वी डिस्ट्रीब्यूटेड दीज दोज लिखना, वी डिस्ट्रीब्यूटेड दोज स्वीट्स बिटवीन द स्टूडेंट, अमंग द स्टूडेंट लिखना, अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स।
हमने एक सेंटेंस और लिखा, she does not talk to him anymore। अब इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से समझिए। पहले सेंटेंस हम कह रहे हैं कि दे हैव कम फ्रॉम शिमला। तो आपने ध्यान से नोटिस किया है सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन यूज किया है फ्रॉम, यहां पर यूज किया है अमंग, और यहां पर हमने यूज किया है टू। और हम ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए जो वर्ड्स होते हैं नॉर्मली वो वर्ड्स रोल प्ले करते हैं उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड्स लिखे जाते हैं दोस्तों वो नॉर्मली उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसी वजह से यही होता है कि प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए वर्ड्स जब वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं इसीलिए वो नॉर्मली या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही यूज होंगे। कई बार सेंटेंस में वहां पर एक वर्ब भी यूज कर लिया जाता है ना। तो वो आपको आगे चल के धीरे धीरे मालूम चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा आपने कि इस फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है शिमला जो कि एक नाउन है, और इसका रिलेशन शो हो रहा है इससे कम, और ये एक वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज किया है ना, ये प्रीपोजिशन क्या कर रही है, नाउन का रिलेशन वर्ब से शो करवा रही है। तो हमने ये लिखा था डेफिनेशन में कि एक ऐसा वर्ड होता है प्रीपोजिशन जो क्या करता है विच रिलेट्स अ नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड से रिलेट करती है। तो अदर वर्ड क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है कभी कभी। तो उनसे रिलेट करवाते हैं। दूसरा सेंटेंस, बी डिस्ट्रीब्यूटेड दोज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो अमंग एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स, ये भी एक नाउन है, और इसका रिलेशन शो किया जा रहा है स्वीट से। तो स्वीट भी नाउन है, तो यहाँ नाउन को नाउन से रिलेट किया जा रहा है। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तीसरा सेंटेंस लिखा है शी डज नॉट टॉक टू हिम एनी मोर। तो ये जो टू हिम लिखा ना, ये एक प्रोनाउन है। ये एक प्रोनाउन है और इसका रिलेशन किससे शो किया जा रहा है, टॉक वर्ब से। तो ये प्रीपोजिशन का रिलेशन, ये प्रीपोजिशन क्या कर रही है, इस प्रोनाउन को रिलेट कर रही है इस वर्ब से। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में जब यूज किए जाते हैं ना तो अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए मेरे लिए। कोई डाउट है, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बातें चल रही हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है ना, उस डेफिनेशन को मैं प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा था। तो ये बता दीजिए सभी लोग कि क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है प्रैक्टिकली या नहीं आई है, सभी दोस्त। उसके बाद सीधे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। क्या आंसर आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में? एक बार फिर से समझा दूं, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया? एक को नहीं आया, क्या नाम है बच्चे का? मयूर भाई, समझ में नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ दोस्त। देखिए दोबारा समझ लीजिए। देखिए आप लोगों ने ऐसे भी पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन को ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि प्रीपोजिशन जब वर्ड लिखते हैं ना तो आपने सुना होगा कि प्री प्लस पोजीशन। देखो ये सब बातें, मतलब बातें का मतलब ये है कि इस तरह से ये ट्रेडिशनल तरीका चला गया, अब नहीं पढ़ाया जाता ऐसे। प्रीपोजिशन तो मतलब ये होता है किसी भी वर्ड की पोजीशन शो करने के लिए यूज किया जाता है प्रीपोजिशन का। ऐसा देखो, अब छोड़ो ये सब चीजें, पुरानी हो गई। सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका काम पता क्या है, देखो ध्यान सुनना। मयूर भाई आप ध्यान सुनना, बाकी दोस्त भी सुन लेना जिसको कंफ्यूजन है, ध्यान सुनिए। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो करता क्या है कि अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन को, ध्यान से सुनना, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करने के लिए यूज होता है। अब वो जो दूसरे वर्ड्स है ना, वो देखो क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि वो नाउन हो सकता है कि वो वर्ब हो सकता है कि वो प्रोनाउन हो, समझ रहे हो सकता है कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये वो अदर वर्ड्स हैं, ये क्या है आपके अदर वर्ड्स। ठीक है, अब मैं फिर से समझाता हूँ उसी बात को, ध्यान सुनिए। हमने ये लिखा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ शो करता है, अदर वर्ड के साथ। अब वो जो अदर वर्ड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये हो सकते हैं आपके सामने। और ये तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन लिखे जाते हैं ना, ये उसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिए क्या समझ में आया दोस्त। क्लियर हो सब, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो बेसिक बातें हो रही है दोस्तों, डेफिनेशन वगैरह की बात हो रही है। अब हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं और हम सीधे सीखना शुरू कर देते हैं अपना, कि हमें अब ये सीखना है कि इनके एप्लीकेशन कैसे, मतलब इनको इनको सेंटेंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों आ जाइए, सबसे पहले हम यूज करना सीखेंगे ये चार प्रीपोजिशन आपके सामने है, जिनके फंक्शन को हम सीखेंगे। सबसे पहले है आपके सामने अबव, बिलो, ओवर, अंडर। ये चार प्रीपोजिशन को हम पहले सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इनको हम सीखने जा रहे हैं। चार प्रीपोजिशन आपके सामने हैं, अबव, बिलो, ओवर और अंडर। इनको सीखने जा रहे हैं दोस्तों हम, कि ये होते क्या है। तो इनके बारे में हमें सीखना है पहले कि अबव, बिलो और ओवर और अंडर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये समझे ना। ओवर और अंडर, इनका यूज हम कब करते हैं, इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई वर्टिकल पोजीशन शो करना हो, एक वर्टिकल गैप शो करना हो। जब भी किसी दो सिचुएशन में, मतलब कभी जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई वर्टिकल गैप है, तो अगर वर्टिकल गैप है ना, तो उस गैप को शो करने के लिए ओवर और अंडर यूज करते हैं। ठीक है, अबव और बिलो जो होता है ना, इनका यूज नॉर्मली स्टैंडर्ड शो करने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड हो गया, लेवल हो गया। ठीक है, ये बेसिक ये बेसिक यूज है दोनों के बीच के बारे में, जो हम सीखने जा रहे हैं दोनों में। जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है दोस्तों। जो अबव और बिलो है ना, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें स्टैंडर्ड और लेवल की बात करनी है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्टैंडर्ड और लेवल की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं अबव और बिलो। और जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में वर्टिकल गैप शो करना होता है, तब हम यूज करते हैं ओवर एंड अंडर। अब ये क्या है क्या नहीं है, ये बातें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले मैं सिंपल से एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, जरा उनको समझते हैं। देखिए जरा, हमने सेंटेंस लिखा, दोज स्किल्ड engineers have built a strong bridge dash river। हमने एक सेंटेंस और लिखा, water in the rose dash
डेंजर पॉइंट फुल स्टॉप। ये हमने दो सेंटेंस लिखे। अब इन दोनों सेंटेंस में एक बात समझनी है कि हमें जो ओवर अंडर है और अबव बिलो है इनको यूज करना सीखना है। तो पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि वर्टिकल गैप क्या होता है। तो पहले वर्टिकल गैप समझ लो दोस्तों, आप लोग देखिए। वर्टिकल गैप इसको कहते हैं, देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ना ये जो गैप है, इस गैप को कहा जाता है वर्टिकल गैप। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल गैप। ठीक है। तो वर्टिकल गैप की जो प्रीपोजिशन होती है ना वो ओवर और अंडर होती है। ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं बता देता हूँ। सपोज कोई पर्सन इधर है, इस पॉइंट पर है, कोई पर्सन यहाँ पर है, इस वाली लाइन पर है, और इस लाइन से वो इस लाइन को देख रहा है, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे है, तो हम यूज करेंगे इसके रिस्पेक्ट में यूज करना पड़ेगा अंडर। ठीक है। और अगर हम ऐसा करें, और अगर हम ऐसा करें कि कोई पर्सन यहाँ पर है, इस वाले ऑब्जेक्ट पर है, और इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ये वाले पॉइंट की बात करें, तो ये इसके ऊपर है, तो ऐसे में यूज करना पड़ेगा क्या, ओवर। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल गैप। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्टिकल गैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये एक वर्टिकल गैप है। तो वर्टिकल गैप के लिए जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो अंडर और ओवर, ओवर और अंडर होती है। ओवर हम तब यूज करेंगे जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की साइड चेक देख रहे हैं, तो हम वहां पर ओवर यूज कर लेंगे। और कोई चीज ऊपर है और उसके रिस्पेक्ट में कोई चीज नीचे है, तो वहां पर यूज करते हैं अंडर। ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल गैप। तो वर्टिकल गैप को लेकर कोई इशू नहीं होगा, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि द कैट इज लाइंग डैश द टेबल, या डैश द बेड, कुछ भी ऐसा बोल दिया, तो इसका मतलब होता है अंडर लगा देते थे। याद है आपको? वो अंडर इसलिए लगाना पड़ता था कि जो बेड रखा हुआ है या जो टेबल रखी हुई है, टेबल के रिस्पेक्ट में जो कैट है उसकी पोजीशन क्या है, उसके अंडर है, नीचे है। सही है गलत है? और हम लिख देते कि ऐसा लिखा होता कि कोई एयरक्राफ्ट है हमारे ऊपर से उड़ के चला गया, तो हम लोग जमीन पर हैं और हमारे हिसाब से अगर उस एयरप्लेन को हम देखेंगे ना, तो उसकी पोजीशन हमसे ऊपर है, तो वहां यूज करते थे क्या, ओवर। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, बिलो और अबव के बारे में, वो भी जान लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, देखिए बिलो और अबव के बारे में समझ लीजिए। इनका जो बेसिक यूज है ना, हम तभी करते हैं जब हमें स्टैंडर्ड या स्टेटस वगैरह शो करना हो। अब देखिए, ऐसे ऐसे मान के चलिए, सपोज ये कोई गिलास है, सपोज ऐसे, या टैंक है, और इस टैंक को भरने के लिए एक पॉइंट बनाया हुआ, डेंजर पॉइंट सेट कर रखा है कि इससे ज्यादा नहीं भरना है, इसके नीचे भरना है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। अगर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो अगर कोई चीज इस स्टैंडर्ड से ऊपर जाएगी तो उसे बोला जाएगा अबव, और अगर कोई इस स्टैंडर्ड से नीचे रहेगी तो उसके लिए यूज किया जाता है बिलो। तो ये स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई रिवर है, उसमें नदी है, कोई पानी बह रहा है उसमें, उस पर एक क्या बना दिया, कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, कलर से कुछ पॉइंट बना दिए कि अगर ये पानी इस पॉइंट से नीचे नीचे बहता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब ठीक है। अगर इस पॉइंट से ऊपर पानी पहुंचा तो इसका मतलब ये होगा कि डेंजर हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जो पॉइंट्स के किसी पर्टिकुलर लेवल से चीजें ऊपर और नीचे होती हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं अबव और बिलो। बात समझ में आ गई ना? कि नहीं समझ में आया? जैसे आप मान लीजिए नदी में पानी में नदी के पानी में नहाने के लिए उतर जाते हैं आप, और जैसे आप पहुंचे, आपने देखा कि यार पानी तो सिर्फ कमर तक है, यानी कि गर्दन से तो नीचे हो गया ना,
तो बोलना पड़ेगा द वाटर इज बिलो माई नेक, क्योंकि स्टैंडर्ड हमने नेक को सेट कर रखा है, गर्दन को सेट कर रखा है कि भाई गर्दन से नीचे होना चाहिए, तो नेक से तो नीचे है पानी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलना पड़ेगा, द वाटर इज बिलो माई नेक। ठीक है। और मान लीजिए कि हमने नेक को ही स्टैंडर्ड माना हुआ है लेकिन पानी इससे ऊपर है, तो बोलना पड़ेगा द वाटर इज अबव नेक। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि स्टैंडर्ड के लिए क्या यूज, स्टैंडर्ड हो गया, लेवल हो गया, इसके लिए क्या यूज करते हैं, बिलो और अबव यूज करते हैं, और वर्टिकल गैप के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, ओवर और अंडर। अब मेरे को बता दो दोस्तों, क्या इतना समझ में आ गया या नहीं आया? सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बोल दीजिए। बिल्कुल बेसिक चल रहा है, सबको क्लियर है? डन। तो प्यारे दोस्तों ऐसे ही आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। ठीक है। और आपके जो डाउट्स होंगे वो शेयर करने हैं। आप एक बार कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रॉपर तरीके से मेहनत से आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उस टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके साथ उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपकी यहाँ पर, और पहले हम डिटेल में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो अब हमारे उन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो हमने लिखे थे। देखिए जरा, तो पहला सेंटेंस लिखा है कि दोस स्किल्ड इंजीनियर्स हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज डैश रिवर। कह रहे एक नदी है उसके ऊपर उन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है, इंजीनियर्स ने। अब देखो हमें रटना बटना कुछ नहीं है, सिर्फ सीखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई रिवर, जैसा सपोज है कोई रिवर है, ये रिवर बह रही, रिवर का ये पानी जा रहा है इसमें, देखिए जरा, सपोज ये ऐसे ऐसे पानी जा रहा है इसमें, ऐसे। ठीक है। आप बोल रहे हैं इसमें ब्रिज बनाइए, तो नॉर्मली जो ब्रिज बनता है वो कुछ ऐसे बनाते हैं, मतलब कुछ ऐसा कर्व टाइप का बनाते हैं, ऐसा कुछ कर्व सा ऐसा बनाते हैं। सही है दोस्तों, ऐसा कर्व बना देते हैं। और उससे क्या होता है कि ब्रिज और वाटर, ये जो ब्रिज है और जो वाटर है, इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल गैप होता है। मतलब ब्रिज और वाटर के बीच में एक वर्टिकल गैप देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि ब्रिज से लग के जा रहा होता पानी। सही है। नॉर्मली ब्रिज और वाटर के बीच में एक वर्टिकल गैप होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब वर्टिकल गैप होगा तो क्या यूज करना है, या तो अंडर यूज करना है या ओवर यूज करना है। तो हमने कहा कि दोज स्किल्ड इंजीनियर्स हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज, एक ब्रिज बनाया है। तो ब्रिज बनाया किस पर बनाया है, रिवर पर। तो जरा सोच के देखिए कि रिवर की पोजीशन से, अगर रिवर की पोजीशन से देखेंगे तो ये जो ब्रिज है उसके ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर आएगा। अगर ऊपर आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, ओवर, ओवर दिस रिवर, ऐसे लिख देना, ओवर दिस रिवर। तो हमने लिखा कि दो स्किल्ड इंजीनियर्स हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज ओवर दिस रिवर। रिवर के ऊपर बना रहे हैं ना, तो अगर हम रिवर के पॉइंट से देखेंगे, इस नदी के पॉइंट से देखेंगे तो ब्रिज इसके ऊपर बनाया गया है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ओवर। सही गलत है? अब इसी सेंटेंस को अगर हमने ऐसे लिखा होता दोस्तों, इसी सेंटेंस को अगर हमने ऐसे लिखा होता, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इधर देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हमने ऐसे लिखा होता, मच वाटर हैज ट्रेवल्ड डैश द ब्रिज। अब देखिए जरा इस सेंटेंस को, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारा पानी, मच वाटर हैज ट्रेवल्ड डैश द ब्रिज। हालांकि एक कहावत होती है, फिल्मों में सुना होगा, मच वाटर हैज ट्रेवल्ड अंडर द ब्रिज एंड डाउन द ब्रिज इट्स ओवर, ऐसा बोला जाता है। बस बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब हमें अब आपसे बात नहीं करनी है, समझ रहे हो? इस तरह से यूज किया जाता है इसको। तो अब आपने देखा कि मच वाटर हैज ट्रेवल्ड डैश द ब्रिज, तो ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो ब्रिज के रिस्पेक्ट में पानी नीचे से जाएगा, तो नीचे से जाएगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडर, अंडर द ब्रिज या डाउन द ब्रिज, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ब्रिज के रिस्पेक्ट में अगर हम पानी की बात करेंगे, ब्रिज के रिस्पेक्ट में अगर हम पानी की बात करेंगे तो वो नीचे से जा रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर रिवर के रिस्पेक्ट में ब्रिज की बात करेंगे तो वो उसके ऊपर होगा, तुमने ओवर लगा दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन,
द वाटर इन द डैम रोज डैश द डेंजर पॉइंट। ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए जरा इसको, अब जरा सोच के देखिए, हमने क्या बोला कि एक डेंजर पॉइंट बना रखा है। जैसे भी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टैंडर्ड सेट करना होता है, कि मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड ये है और इससे कोई चीज ऊपर जा रही है तो अब इसके कोई नीचे है तो बिलो। तो अब यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए दोस्तों, रोज अबव द डेंजर पॉइंट। ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ अबव ही यूज किया सकता है, प्रीपोजिशन टू भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें हम जब प्रीपोजिशन टू लगाएंगे ना तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और रोज अबब लगा रहे हैं ना तो उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब हम लिख रहे हैं ना कि अबब, तो इसका मतलब है ये डेंजर पॉइंट है और इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ये मतलब हुआ अबब का। अगर हम टू लगा देंगे तो टू का मतलब होगा कि वो इस पॉइंट तक आ गया है। डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लगाने से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट तैयार हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो हमने लिखा ना कि द वाटर इन द डैम रोज अबव द डेंजर पॉइंट, तो इसका मतलब इसके ऊपर बह रहा है। अगर हम टू लगाते तो इसका मतलब होगा कि यहां से लेके यहां तक ही पहुंचा है, इससे ऊपर नहीं पहुंचा। तो टू लगाने का ये मतलब होगा, अबव लगाने का ये मतलब होगा। तो प्यारे दोस्तों, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग की है और बेसिक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि जब हमें वर्टिकल जब हमें वर्टिकल गैप शो करना होता है तब हम यूज करते हैं ओवर और अंडर। ठीक है। और जब हमें स्टैंडर्ड शो करना होता है तो हम यूज करते हैं दोस्तों अबव और बिलो। तो यहां तक बता दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। आगे कमेंट्स। चलो, आ रहा है बच्चों समझ में? वेरी गुड। बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। और आप लोग नोट करते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट करते हुए चलना सभी दोस्त, है ना? तो और क्लियरली समझ में आएगा आपको, और अच्छे से नोट्स बना के चलना अपने। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया है कि भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये वाला डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला पॉइंट देखिए क्या है इसी में। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, हमने सेंटेंस लिखा कि एक क्वेश्चन और लिखा। मैंने लिख दिया पहले सेंटेंस में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थ्री। हम्म।
एक सेकंड रुको। दोस्तों ये 3 सेंटेंस आपके सामने और लिखे हुए हैं, और इन सेंटेंस में वही ओवर अंडर अब बिलो ये हमें फिलअप करने हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करें। हाँ जी, कर लिए होंगे मेरे भाई आप लोगों ने क्वेश्चंस आंसर कर दिए। अच्छा, सेकंड थर्ड का आंसर करो भाई फटाफट। सेकंड का नहीं हुआ। थर्ड में बिलो, चलो ठीक है। थर्ड में बिलो लगा रहे हो आप। चलिए मैं बताता हूँ अब दोस्तों। दोस्तों ये जो ओवर अंडर अब बिलो है ना, इनके एक दो फंक्शन और भी समझ लीजिए आप। देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहला फीचर तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओवर और अंडर का एक फीचर ये होता है कि ये वर्टिकल गैप शो करते हैं। इसके साथ ही साथ इसका यूज हम तब भी करते हैं मोर देन के सेंस में, मोर देन और लेस देन, मतलब नंबर के लिए यूज किया जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे सपोज ऐसे मान के चलिए एक कोई सेमिनार है, कोई फंक्शन होने वाला था, और उस फंक्शन के लिए हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, मान लीजिए वो 500 स्टूडेंट की थी कि 500 स्टूडेंट आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कहानी क्या होती है कि 500 तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वहां पर आ गए मान लीजिए 1500। ठीक है, या 500 का सोचा था लेकिन बच्चे आए सिर्फ 150। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं ओवर और अंडर। ठीक है, ये नंबर शो करना चाह रहे हैं। तो जो हम सोच रहे थे 500 आएंगे लेकिन ये तो ज्यादा आ गए, मोर आ गए, तो यहाँ पर यूज करना चाहिए ओवर। और यहाँ पर जो सोचा था कि 500 आएंगे उससे कम ही आए हैं, यहाँ पर ये नंबर शो कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ यूज कीजिए अंडर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी यूज कर लिया जाता है ओवर और अंडर का। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट समझिए साथ ही साथ। आप लोगों ने सुना होगा एक डिसअप्रूवल। जो डिसअप्रूवल शो करना होता है ना, तो डिसअप्रूवल शो करने के लिए भी हम ओवर और अंडर का यूज करते हैं। डिसअप्रूवल शो करने के लिए भी हम ओवर और अंडर का यूज करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे सपोज कोई पर्सन है, या सपोज कोई पर्सन है, और जैसे स्मार्ट होना कोई बेकार बात नहीं है, स्मार्ट हो आप बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब कोई पर्सन ज्यादा स्मार्ट बन रहा होता है तो हम कहते हैं भाई ओवर स्मार्ट मत बनो। सही है गलत है? तो ये ओवर स्मार्ट वर्ड यूज करते हैं। सही है, जैसे कि कोई किसी चीज को एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जायजा ले रहे होते हैं। तो कोई किसी चीज को बहुत ज्यादा, मतलब उसको रेट करता है। जब उस चीज को बहुत ज्यादा रेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ओवर एस्टिमेट करना। और जब उसको बहुत ही कम रेट किया जा रहा है कि नहीं बिल्कुल बेकार है, तो अंडर एस्टिमेट करना होता है। इसी तरह से कोई पर्सन है, सपोज उसका वेट होना चाहिए 60 to 70 के बीच में, लेकिन उसका वेट, उसका वजन है 40 किलो। तो ये कैसा है? अंडर वेट है। डिसअप्रूविंग हो गया ना ये।
होना चाहिए 60 to 70 के बीच में, लेकिन उसका 40 kg है, तो ये क्या हो गया, अंडर वेट हो गया, डिसअप्रूविंग हो गया, राइट। या मान लीजिए 60 to 70 होना चाहिए, उसका 90 kg है या 110 kg है, तो ये क्या हो गया, ओवर वेट। सही है गलत है? इसी तरह से अंडर एज होता है, ओवर एज होता है, तो ये डिसअप्रूविंग होते हैं वर्ड्स। तो अगर कभी हमें डिसअप्रूवल शो करना होता है किसी चीज के लिए, तो डिसअप्रूवल शो करने के लिए भी ओवर और अंडर का ही यूज किया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो एक तो हम ये नंबर के केस में भी यूज कर लेते हैं, दूसरा है कि इसका यूज हम करते तब है जब हमें डिसअप्रूवल शो करना हो। ठीक है, डिसअप्रूवल शो करना है तब भी हम यूज कर लेंगे। अच्छा, ओवर अंडर। अब ये तो हमारा अबव और बिलो है ना, इसका यूज तो कब करते हैं, इसका यूज हम तब भी कर लेते हैं दोस्तों जब हमें सीक्वेंस शो करना हो, सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज कोई बिल्डिंग है, ये मान लीजिए, अब इस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स हैं, ये देखो, ये बिल्डिंग के फ्लोर है, ठीक है। अब मान लीजिए एक पर्सन यहाँ रहता है, ए बी सी और यहाँ मान लीजिए डी, ठीक है, इस तरह से रहते हैं। तो ये बिल्डिंग देखो सीक्वेंस से बनी हुई है ना, एकदम फ्लोर वाइज इस तरह से बने हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए हम बी पर्सन की बात करते हैं, बी पर्सन की। अब अपने आप को बेस मान के, बी अपने आप को बेस मान के ए के बारे में बात करेगा, तो बी के रिस्पेक्ट में जो ए की पोजीशन है वो क्या है, अबव, इसके ऊपर है। समझ में आ रहा है आपको? देखो एकदम सीक्वेंस में बने हुए हैं फ्लोर। और अगर बी अपने पॉइंट से देखकर सी की बात करेगा, तो बी के रिस्पेक्ट में जो सी है वो नीचे है, तो ऐसी सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा बिलो। तुम लोगों ने कभी एड्रेस पे ध्यान नहीं दिया? जो एड्रेस वगैरह होते हैं उनको ध्यान से देखोगे ना, तो एड्रेस में ऐसा ही यूज होता है। कोई बिल्डिंग मान लीजिए सेकंड फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर पर कोई दुकान वगैरह यूज हुई है, ठीक है, जैसे कि अग्रवाल स्वीट्स, ये ऐसी दुकान है कि पूरे भारत में मिल जाएगी आपको हर जगह। सही है गलत है? तो अब मान लीजिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सेकंड फ्लोर पे खुली हुई है और नीचे बना हुआ है अग्रवाल स्वीट्स, तो वो लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ मिलेगा कि अब अग्रवाल स्वीट्स सेकंड फ्लोर, कोचिंग का नाम लिखा होता है। सही है गलत है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर है वो। तो दोस्तों जब ये टाइप की सीक्वेंस की बात करनी होती है ना, तो सीक्वेंस के लिए जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो अबव और बिलो की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर भी आपने देखा होता है कई बार कि जो लेवल के लिए बात करें, तो लेवल जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र तल से, हिंदी में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतना, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो वहां पर अबब लिखा होता है ना, अबब 200 मीटर अबब सी लेवल, ऐसा लिखा होता है, ध्यान से नोटिस किया होगा आपने। तो जो किसी भी चीज के लेवल से ऊपर के लिए हम सी अबब और बिलो यूज करते हैं, है ना। मतलब ऊपर के लिए यूज होगा अबब, नीचे के लिए यूज होगा बिलो। उसी तरह से सीक्वेंस दिखाना है, किसी एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम, मतलब बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर बने हुए हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम अबव और बिलो ही यूज करते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज बने हुए हैं। तो अब जरा उन सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा अब आपको। देख, कह रहा है कि 2000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन द सेमिनार एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। कह रहे इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था, तो इसका मतलब हुआ कि ओवर बच्चे थे, ज्यादा बच्चे थे। तो हम लिखेंगे ओवर 2000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन द सेमिनार एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, मिस्टर शर्मा हु लिव्स डैश मी इन दिस बिल्डिंग इज अ डॉक्टर। कह रहे मिस्टर शर्मा है, इसी बिल्डिंग में रहते हैं। अब वो अब इससे ये पता नहीं चल पाएगा कि मिस्टर शर्मा ऊपर रहते हैं कि नीचे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि भाई जिस फ्लोर पे मैं रहता हूँ उससे नीचे रहते हूँ, या हो सकता है जिस फ्लोर पे मैं रहता हूँ उससे ऊपर रहते हूँ। तो इस सेंटेंस को पढ़ के पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन से फ्लोर पे रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप यहाँ पर जो चाहो लिख सकते हो, अब चाहो तो अब भी यूज कर सकते हो, बिलो चाहो तो बिलो यूज कर सकते हो। ठीक है। हालांकि वहां पर जो पहला सेंटेंस है ना, वहां पर भी ओवर अंडर दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। अब ऐसे मान के चलिए, अंडर कैसे लग सकता है, लग सकता है, देखिए ऐसे मान के चलो कि ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि 5000 या 50,000 लोग आएंगे, लेकिन आए सिर्फ 2,000 से कम लोग आए। तो हम लिख सकते हैं कि अंडर 2000 स्टूडेंट हैव अपीयर्ड इन द सेमिनार एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है।
और ओवर लगा रहे तो इसका मतलब होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन 2000 की नहीं थी, हमारी 500-700 की थी, लेकिन 2000 लोग आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ओवर और अंडर यूज कर सकते हैं। अब जैसे लगा थर्ड सेंटेंस, दे हैव बीन सर्चिंग द हिडन ट्रेजर डैश द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो दोस्तों ये जो लिखा है पास्ट सेवरल ईयर्स, तो यहाँ पर भी क्या है, एक नंबर को ही शो कर रहा है कि पास्ट काफी टाइम हो गया इसको, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ओवर का ही यूज करते हैं, ठीक है। बहुत साल हो गए हैं, ठीक है। जब हमें ये बताना हो कि कोई पर्टिकुलर लिमिट से भी ज्यादा टाइम हो गया हो तो वहां ओवर यूज करते हैं। जब कोई किसी चीज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया गया है लेकिन उससे भी ज्यादा टाइम एक्सीड कर रहा है तो वहां पर भी हम ओवर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक प्रॉपर नंबर हमारे साथ पास लिखा हुआ है तो हम चाहे ना करें, लेकिन जब हमारे पास नंबर न लिखा हो तो हम ओवर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाले सेंटेंस भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल है आपके लिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल हो तो बता दीजिए। डन है सब, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, मयूर भाई को डाउट है, बाकी सब क्लियर है। दोस्त एक बार सुन लीजिए फिर से, जब भी आपको कुछ ऐसी बात कहनी हो कि पास्ट के किसी टाइम की बात करनी हो, पास्ट के ईयर्स की बात करनी हो, पास्ट के मंथ्स की बात करनी हो, पास्ट के किसी पर्टिकुलर कोई ओकेजन की बात करनी हो और बहुत सारे हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ओवर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस से आपको समझाता हूँ, देखिए जरा। हम चाहें तो एक सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा। वी हैव डेवलप्ड सम वेस्ट टेक्निक over the past few years। तो ये जो ओवर है ना, यहाँ पर हमने यूज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट टाइम से अगर हम बात करें, मान लीजिए अभी 23 की बात कर रहे हैं और आज के टाइम में हमने क्या किया है, बहुत सारी मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, ये हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो काम जो हुआ है ना, पास्ट के कुछ सालों में हुआ है, ठीक है, पास्ट के कुछ सालों में हुआ है। तो इस टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। मतलब हमने एक एग्जैक्टली टाइम नहीं लिखा। अगर हम यहाँ सीधे लिखे होते कि 6 साल में, तो हम सिर्फ सिर्फ इतना लिखते कि फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। अगर हमने एग्जैक्टली कोई नंबर लिखा होता तो हम वहां पे सिर्फ सिर्फ लिख देते ओवर द सॉरी, ओवर यूज नहीं करते, हम यूज करते फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। लेकिन हमने कोई एग्जैक्टली नंबर यूज नहीं किया। तो जब एग्जैक्टली कोई नंबर यूज नहीं हुआ हो और पास्ट के कुछ मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम लगा हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवरवर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा सुनिए एक बार फिर से, कि जैसे हमने यहाँ लिखा ना ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अब फॉर द पास्ट, अब यहाँ पर फ्यू की जगह पर लिख देते हैं हम 6 ईयर्स। तो हम ये 6 लिखा होता तो ओवर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ओवर का मतलब हो जाता है कि उससे भी ज्यादा, ठीक है। अगर हमें सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि 6 सालों हमने ये काम किया, तो फिर यहाँ ओवर यूज नहीं करते, हम ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरेशन का टाइम फिक्स नहीं है, हमें टाइम एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना टाइम हो गया, लेकिन हो गया है, बहुत सारा टाइम हो गया है, जब नंबर आपके पास साफ नहीं लिखा गया हो, तब आप यूज किया करो ओवर। तो हम लिख सकते हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स या ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नंबर यूज कर लिया जाता कि 10 साल में, 20 साल में, ऐसा कुछ लिखा होता, तो फिर हम ओवर यूज नहीं करते, हम सीधे फॉर यूज कर लेते। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पर भी देख लो क्या लिखा हुआ है कि ओवर द पास्ट सेवरल ईयर, बहुत सारे साल हो गए, लेकिन कितने साल हो गए ये तो नहीं बताया हमने।
बात समझ में आ रही है? अगर इसी सेंटेंस को हमने ऐसे लिखा होता, पास्ट सेवरल ईयर्स नहीं, हमने लिखा होता 15 ईयर्स, तो फिर ओवर यूज नहीं करते, हम सिर्फ लिख देते कि फॉर द 15 ईयर्स, इस तरह से यूज करते फिर हम। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस था। तो टाइम के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं ओवर, जब एग्जैक्टली कोई नंबर यूज नहीं किया गया हो तो हम ओवर यूज कर सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा सबका? चलिए, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों इसी को थोड़ा सा। ठीक है, तो ओवरवेट अंडरवेट वाली कहानी भी समझ में आ गई है? आप नोट करते चलना दोस्तों। जब हमें किसी क्वालिटी को डिसअप्रूविंग की, मतलब कोई ऐसी क्वालिटी किसी पर्सन के पास कि वो एक जो अप्रूवल वाला जो पॉइंट होता है उससे या तो ऊपर चली जाए या उससे बहुत नीचे हो, तो वो डिसअप्रूवल होता है। तो वहां पर आप ओवर और अंडर का ही यूज करना। ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारा एबव और बिलो है ना, इसको हम पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं, पोजीशन और स्टेटस के लिए, पोजीशन और स्टेटस के लिए, पोजीशन और स्टेटस के लिए यूज करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको, देखिए जरा। तो देख रहे हो, एबव और बिलो और ओवर और अंडर के इतने सारे यूसेज हैं, तो एक यूज से काम नहीं चलेगा, सबको सीखना पड़ेगा। आ जाइए जरा समझाता हूँ। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इज द मैनेजर एट माई कंपनी ही orders me to do the work as I work dash him। एक सेंटेंस हमने ये लिखा, एक सेंटेंस हमने और लिखा, those people who earn 20K a month are dash the poverty level। ठीक है, एक सेंटेंस हमने और लिखा, he is he is a junior and so he has to work dash me। अब देखो जरा, पोजीशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन शो करना हो, स्टेटस शो करना हो, वहां पर भी हम अबव और बिलो यूज करते हैं। ठीक है, और अंडर और ओवर ओवर के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ यूज करना होता है। जहां पर डिसअप्रूवल शो करना हो वहां पे भी यूज कर लेते हैं ओवर अंडर, है ना। तो ये आपके सामने सेंटेंस लिखे, 3 मोर सेंटेंसेस। महेश इज द मैनेजर एट माई कंपनी, कॉमा ही ऑर्डर्स मी टू डू द वर्क एज आई वर्क डैश हिम। दूसरा सेंटेंस, those people who earn 20K a month are dash the poverty line, he is a junior so he has to work dash me। ये सेंटेंस है आपके सामने। अब जरा दोस्तों इनको समझते हैं। अब पहले सेंटेंस में कह रहा है कि महेश एक मैनेजर है कंपनी में,
और वो ऑर्डर देता है मुझे काम करने का। अब सिंपल सी बात है, अगर ऑर्डर कोई बंदा दे रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि मेरी पोजीशन उसके नीचे आएगी। अगर उसके नीचे पोजीशन है तो उसके लिए हम क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, बिलो। आई वर्क बिलो हिम। सही है गलत है? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं दोज पीपल हु अर्न 20K अ मंथ आर डैश द पॉवर्टी लाइन। अब देखो ये तो आप जानते होंगे, कोई पर्सन 20K अ मंथ कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे तो होगा नहीं, ऊपर ही आएगा। अगर आएगा तो ये स्टेटस शो कर रहा है, स्टेटस शो कर रहा है तो क्या यूज करोगे, अब। सेंटेंस नंबर 3, ही इज अ जूनियर सो ही हैज टू वर्क डैश में। अब कोई पर्सन जूनियर है तो उसको किसके नीचे काम करना पड़ेगा, मतलब मेरे से नीचे काम करेगा ना अगर जूनियर होगा तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, बिलो में। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह से सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो बताइए जरा, क्या आपको ये ओवर अंडर एबव बिलो 4 प्रीपोजिशन आज की क्लास में सिखाए मैंने, आपको समझ में आ गए हैं क्या दोस्तों? जल्दी से आंसर कर दीजिए एक बार कमेंट, हाँ या ना कमेंट कर दो दोस्तों। डन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से दोस्तों, बहुत बढ़िया आपने मतलब क्लास में आंसर भी किए हैं हालांकि, और अच्छा आपको समझ में भी आ रहा है। आपको करना क्या है कि क्लासेस को ना रेगुलरली इसी तरह से अटेंड करनी है। एक काम करता हूँ, आज की क्लास में आपको कुछ मैं वोकैबुलरी याद करवाता हूँ दोस्तों, मजा आ जाएगा आपके लिए, कुछ वर्ड्स याद करवाता हूँ। तो अभी 5 मिनट का टाइम लगेगा और आपको ऐसे वर्ड्स याद होंगे कभी भूलोगे नहीं। बहुत सिंपल टेक्निक है मेरे पास, आइए जरा समझाता हूँ आपको। कहाँ यूज करें, मैं तो टेक्निक रहा 3.0 लिखा हुआ है, लग जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं कुछ सिनोनिम्स याद करवाता हूँ वोकैबुलरी के। एक वीडियो देखेंगे आप, मतलब 1 मिनट का, और सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है मेरे पास। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके सामने वोकैबुलरी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बस 5 मिनट लूंगा आपके। और 5 मिनट में ये थिंक वर्ड आपको दिख रहा है ना दोस्तों? कितने लोग हैं एक बार लाइन पे देखो जरा, 10 लोग बचे हैं, भाग गए। अब आप लोग उन सभी लोगों को बता देना कि कल से भागना मत, क्योंकि लास्ट में वोकैबुलरी होती है और इंटरेस्टिंग तरीके से होती है, मजा आएगा सीखने में। तो दोस्तों थिंक वर्ड आपके सामने है और इसके सिनोनिम्स याद करा रहा हूं आपको, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिए इस चीज को। अब देखिए जरा, कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको। पहली पिक्चर, तो पहली पिक्चर में आपको नोरा दिख रही है और साथ में वो म्यूजिक सुन रही है। दूसरी पिक्चर देखिए, ब्रेड। तीसरी पिक्चर में काजू। चौथी पिक्चर में देखो, सेंटर फ्रूट, कैसी जीभ लपलपाई। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि ये च्यूगम है, समझ रहे हो? च्यूगम होता है ना खाने चबाने वाला। और ये है रिवर, उसके बाद आया है पॉन्ड, और उसके बाद आया है मॉल। दिख रहा है मॉल, ये इंदौर का मॉल है, ठीक है? और ये है आपके सामने भोले बाबा शिव जी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इन सारे पिक्चर्स को एक बार नोटिस करो, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी अपना, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस पर, क्योंकि इन पिक्चर्स को याद रखोगे ना तो वो वर्ड्स कभी नहीं भूलोगे, सिनोनिम्स। देखिए ध्यान से, एक कहानी बताता हूँ आपके लिए। ऐसे मान के चलिए कि जो नोरा है ना, ऐसे मान के चलिए कि आप जो यहाँ पे जो आपके गर्ल्स स्टूडेंट जो क्लास देख रहे हैं ना, उनमें से किसी की रूममेट है सपोज। तो ये किसी की रूममेट है और ये म्यूजिक सुन रही है, ठीक है? ये ब्रेड है, ये काजू है, वो च्यूगम है, ये रिवर है, ये पॉन्ड है, ये मॉल है, और लास्ट में शिव, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करना है, मैं आपको इससे कुछ वर्ड्स याद करवाता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ देखेंगे तो पहले वर्ड में लिखा हुआ है म्यूजिक, मतलब की है, ये ट्रिक याद करने के लिए। तो म्यूजिक से वर्ड बन जाएगा म्यूज। देखिए ध्यान से, क्या सुन रही है, म्यूजिक सुन रही है ना वो? तो म्यूजिक से आपको वर्ड याद होगा म्यूज। ब्रेड से वर्ड याद होगा ब्रूड ओवर। च्यूगम, च्यूगम खा रहा था ना, तो च्यूगम से वर्ड बनेगा च्यू ओवर। काजू था उसमें, काजू, तो काजू से वर्ड बनेगा कॉजिटेट। रिवर है, रिवर से बनेगा रेबरी। पॉन्ड है, पॉन्ड से बनेगा पॉन्डर।
अभी पहले मैं बता दूं एक बार, काजू से बनेगा कॉजिटेट, रिवर से बनेगा रेवरी, पॉन्ड से बनेगा पॉन्डर, मॉल से बनेगा मुल, सिप से बनेगा पेंसिव, और रूममेट से बनेगा रूमिनेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ट्रिक है, की है याद करने की, ये सिनोनिम्स आपको याद हो जाएंगे। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं और याद करवाता हूं, देखिए ध्यान से। क्या सुन रही है? म्यूजिक, म्यूजिक से बना म्यूज, म्यूजिक से क्या बन गया दोस्तों? म्यूज। और ये कौन है? रूममेट है, तो रूममेट से बन गया रूमिनेट। म्यूजिक से बना म्यूज, रूममेट से बन गया रूमिनेट। उसके बाद क्या है? ब्रेड, ब्रेड से बना ब्रूड ओवर, ब्रेड से बन गया ब्रूड ओवर। काजू से बना कॉजिटेट, काजू से बन गया कॉजिटेट। सेंटर फ्रूट दिख रहा है आपको, चिंगम है, तो चिंगम से बना च्यू ओवर। रिवर से बन गया रेवरी, रिवर से क्या बन गया? रेवरी। पॉन्ड से बन गया पॉन्डर, पॉन्ड से बन गया पॉन्डर। मॉल से बना मुल, मॉल से बना मुल। और सिर से बना पेंसिव। तो दोस्तों बताइए, क्या आपको इस वर्ड के सिनोनिम्स याद हुए या नहीं हुए? एक बार आप इसको घर पे भी देख लेना, पिक्चर आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। हाँ जी, आप बोलो क्या कहना चाह रहे थे आप लोग? किस चीज के नोट्स? वोकेबलरी के नोट्स या कुछ और? हाँ, प्रिपरेशन के लिए नोट्स कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे आपको? अभी तो फिलहाल यहाँ से पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। और अभी आप क्लास लेना स्टार्ट कीजिए, रेगुलर आप अटेंड कीजिए क्लास, तो हम ऐसा करेंगे कि चैप्टर वाइज आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, है ना? तो बताओ, ये सिनोनिम्स वगैरह याद हुए या नहीं? डन। तो कल अगर हमारी क्लास होगी तो टाइम से हमें ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है? तब तक के लिए मैं आज की क्लास छोड़ता हूँ, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करें, रिवीजन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।